स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देश का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव इलेक्शन हर 5 साल में लोकसभा का जो चुनाव होता है उसकी तारीख फाइनली अनाउंस कर दी गई है और आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। आपको पता ही होगा 2 दिन पहले ही जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का पद खाली हो गया था वो भी अनाउंस हुआ था। ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। ये तीनों के अंडर में जो पूरा इलेक्शन है लोकसभा 2024 का वो कंडक्ट किया जाएगा। ये खबर आप देख सकते हो 2024 लोकसभा इलेक्शन डेट्स अनाउंस्ड और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कितने वोटर्स हैं इस बार, कितने पोलिंग बूथ्स हैं इस बार और साथ ही साथ कितने फेजेस में चुनाव होगा, कहां पर होगा और साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारा जीएस फाउंडेशन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ। और अभी हमारा नया कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है दैट इज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का फंडामेंटल्स। तो यहां पर आपको जो भी ज्वाइन करना है हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बोल रहा था 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो तो अनाउंसमेंट किया ही गया है, जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा। लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार के लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव हैं और वो हैं आपके आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। ये 4 जगह भी ये पूरा इलेक्शंस कंडक्ट कराएगा 4 राज्यों में, मतलब साथ ही साथ चलेगा। जैसे जैसे जिन बूथ्स पर जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोकसभा का चुनाव होगा उसके साथ साथ दूसरा ईवीएम भी होगा और वो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होगा। लेकिन हम यहां पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के ऊपर। देखो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पिछले 4-5 इलेक्शंस में कितने फेजेस में चुनाव हुए थे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है, पूरे देश में लोग वोट डालते हैं। तो आप देख सकते हो 2004 वाला जो चुनाव था उसमें 4 फेजेस में इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए थे। 2009 का आप देख सकते हैं 5 फेजेस में ये पूरा इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। 2014 का आप देख सकते हैं 9 फेजेस में ये पूरा इलेक्शन हुए थे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को लगा कि यहां पर जो फेजेस हैं उनकी संख्या हमें थोड़ी कम करने की जरूरत है और 2019 में यहां पर टोटल 7 फेजेस में पूरा जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किया गया था। इस बार का 2024 का जो इलेक्शन है आप देख सकते हो इस बार भी टोटल 7 फेजेस में चुनाव होने वाले हैं। यहां पर आप देख पाओगे जो फेज 1 है वो आपका 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, फिर सेकंड वाला फेज 26 अप्रैल को होगा, फिर तीसरा फेज 7 मई को होगा, फिर फोर्थ फेज में 13 मई को होगा चुनाव, 20 मई को फेज 5 का होगा, फिर 25 मई को फेज 6 का और फाइनली जो 7th वाला फेज है 1 जून को होगा। और जो काउंटिंग है वोट्स की वो होगी 4 जून को। ठीक है, तो 4 जून को फाइनली आप देख सकते हो यहां पर जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है वो आपका अनाउंस कर दिया जाएगा। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही अच्छा ये पूरा आप देख सकते हैं भारत का मैप जारी किया, इसके अंदर कौन कौन से फेजेस में कहां पर इलेक्शन होंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला वाला फेज ये येलो कलर में जहां जहां पर आप देख रहे हैं ज्यादातर आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में पूरा आपको देखने को मिलेगा। मेघालय वाला हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम का कुछ हिस्सा हो गया, फिर सिक्किम का पूरा एरिया हो गया, यहां पर मिजोरम हो गया, त्रिपुरा में कुछ हो गए। फिर अगर हम बाकी जगह बात करें नॉर्थ इंडिया साइड और ये आप देख सकते हो राजस्थान का कुछ एरिया, उत्तराखंड वाला हो गया, अगेन यहां पर जो मध्य प्रदेश का इलाका आपको कुछ हद तक देखने को मिलेगा और साथ ही साथ पूरा तमिलनाडु वाला इलाका। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन है आपका फर्स्ट फेज में होगा, मतलब 19 अप्रैल को ये इलेक्शन होगा। और टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें आपको पता है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टोटल इलेक्शन होने वाले हैं। तो 543 में फर्स्ट फेज में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होंगे 19 अप्रैल को। फिर उसी हिसाब से आप बाकी का भी देख सकते हो, यहां पर ब्लू कलर में जो है आपका दैट इज 13 राज्यों में चुनाव होंगे और ये 26 अप्रैल को होगा। 89 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टोटल ये इलेक्शन होगा। तो अगर आप इसको पॉज करके अच्छे से देखना चाहें कहां पर किस जगह आपका एरिया पड़ता है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसके अंदर और नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको एक बता देता हूं कि कौन कौन से राज्यों में कितने फेजेस में इलेक्शन होना है। जैसे कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर सिंगल डेट को ही पूरा चुनाव हो जाएगा, मतलब वहां पर 2-3 बार इलेक्शन नहीं होंगे, उस राज्य में एक ही दिन में पूरा इलेक्शन हो जाएगा। तो ये टोटल 22 स्टेट्स और यूटीज हैं जिसमें आप सभी के नाम देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश,
अंडमान निकोबार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरला, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर एक ही दिन में इलेक्शंस पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर 2 फेजेस में इलेक्शन होंगे, 2 बार में इलेक्शन होगा? तो ये टोटल 4 राज्य हैं, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर। फिर 3 फेजेस में कौन कौन से जगह पर होंगे? छत्तीसगढ़ और आसाम में। 4 फेजेस में कहां पर होंगे? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। और 5 फेजेस में कौन कौन से जगह होंगे? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। इन 2 राज्यों में, मतलब जम्मू कश्मीर तो यूटी है, आपको पता है, तो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5 फेजेस में इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर सातों के सातों फेज में इलेक्शन होगा? तो वो टोटल 3 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, हम सबको पता है, जब भी उत्तर प्रदेश इलेक्शन होता है तो बहुत ज्यादा वहां पर अलग अलग फेजेस में होता है, काफी सारे लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फिर इसके अलावा बिहार हो गया और स्पेशली वेस्ट बंगाल। देखो, वेस्ट बंगाल में एक सिचुएशन क्या है कि वायलेंस वगैरह की काफी खबरें आती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए टोटल 7 फेजेस में इन तीनों राज्यों में यहां पर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। अब अगर हम इस बार बात करें, इस बार के चुनाव में कितने वोटर्स एलिजिबल हैं? देखो, भारत में जो आबादी है, जनसंख्या है, मोस्ट प्रॉब्ली बताया जाता है कि 140 करोड़ के आसपास होगी, जो पूरी पॉपुलेशन है। तो उनमें से आप देख सकते हो 96.8 करोड़ वोटर्स एलिजिबल हैं। और आपको पता ही होगा, 18 साल से ऊपर की उम्र अगर आपकी है तो आप वोट दे सकते हैं। उसके लिए आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए, ठीक है, और इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होना चाहिए। इस बार इनफैक्ट मैं देख रहा था, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारे पास पूरा ऐप वगैरह हमने डेवलप किया है, उसमें आप जाकर लॉग इन करके सब कुछ देख सकते हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं है, कोई कंप्लेन है आप दर्ज कर सकते हो। मतलब इस बार कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन बहुत सारी नई नई चीजें ला रहा है ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस में ले सके। तो टोटल 96.8 करोड़ वोटर्स हैं। इतनी बड़ी संख्या है वोटर्स की, मतलब कई अगर आप कॉन्टिनेंट मिला दोगे ना, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, तो उनसे भी ज्यादा अकेले हमारे पास वोटर्स हैं। और इनमें से अगर आप देखिए तो टोटल 1.82 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइमर्स हैं, पहली बार वो लोग वोट देने वाले हैं। फिर यहां पर अगर हम यंग पॉपुलेशन की बात करें 20 से 29 साल के बीच में, तो उनकी संख्या करीब 20 करोड़ के आसपास है। फिर इसके अलावा बताया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि 10.5 लाख पोल बूथ्स इस बार यहां पर मैनेज किया जाएगा। टोटल 10.5 लाख पोल बूथ्स होंगे जहां पर वोटिंग होगी। और इसको कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आप सोचिए, इलेक्शन कमीशन को लॉजिस्टिक की कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती होगी। मतलब इस पूरे इलेक्शन को मैनेज करने के लिए इलेक्शन कमीशन 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ लोगों की मदद लेगा। ऑफिशियल्स होंगे, आपको पता है, सरकारी ऑफिशियल्स और बहुत सारे स्कूल टीचर्स वगैरह सब लोग लग जाते हैं इसके अंदर। पूरी जो मशीनरी है एक तरह से वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाती है। और टोटल ईवीएम की हम बात करें तो कितने ईवीएम इस्तेमाल होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उनकी संख्या 55 लाख के आसपास है। इनफैक्ट मैं देख भी रहा था यहां पर, जब इलेक्शन कमिश्नर से सवाल पूछा गया इसके बारे में, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं ये है, तो देखिए उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया कि हमने बहुत बार इसको लेकर आंसर किया हुआ है, ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, फुल प्रूफ मैकेनिज्म, और बार बार इसको लेकर दुविधा क्रिएट करना ये सब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी यहां पर उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए थे कि अगर कोई मिस इंफॉर्मेशन फैलाएगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, यहां पर हम पूरा जो मिथ है और जो फैक्ट है वो सबके सामने लाएंगे। मतलब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, वो व्यवस्था इस बार इलेक्शन कमीशन ने कर रखी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, जैसे ही डेट अनाउंस होता है इलेक्शन का, तुरंत पूरे देश के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये तब तक लगा रहता है जब तक इलेक्शन का रिजल्ट सामने नहीं आ जाता। मतलब 4 जून तक, मतलब अभी से लेकर 4 जून तक पूरा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो पूरे देश में लग गया है। और लगने का मतलब क्या हुआ, देखो, जब हम बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कानून लाया गया है इसके लिए, ठीक है, ये एक तरह का गाइडलाइंस है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर, कैंडिडेट्स के साथ मिलकर तय किया है। मतलब कि ये नियम निकाला है कि ये चीजें होनी चाहिए। जब इलेक्शन का डेट अनाउंस होगा और इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होने तक ये पूरा जो गाइडलाइंस है वो सभी को मानना पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो पूरी फंक्शनिंग है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो काफी हद तक चेंज हो जाती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। मतलब कि यहां पर इलेक्शन कमीशन का मेन एम यही होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। क्योंकि क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई सरकार पावर में है तो उसके पास बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो उसका गलत इस्तेमाल ना करें। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाता है। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार
क्या चेंज होने वाला है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही देश में क्या बदल जाएगा। देखो, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो कोई भी नया अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, किसी भी चीज को लेकर नया अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। यहां पर जो फाउंडेशन स्टोन है, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि देखिए हम नया शिलान्यास कर रहे हैं, एक बड़ा सा एम्स हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ये सब जितनी भी चीजें करनी थी आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले करनी थी। आप कोई भी बड़े प्रोजेक्ट स्कीम्स का अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। और इनफैक्ट इसके अंदर मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, यहां पर आप देख सकते हो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अनाउंस करना, मतलब इस तरह की भी कोई चीज आप अनाउंस नहीं कर सकते जिससे वोटर इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा यहां पर जो बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी नहीं किए जा सकते। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो अभी इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट था अभी जस्ट 2 दिन पहले ही वो किया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता तो वो भी शायद नहीं हो पाता। इनफैक्ट इसके अलावा आज मैंने ही वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया कि जो नई ईवी पॉलिसी आई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी आई है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में आ सकते हैं। आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया, जरूर देखना उसको। तो वो वाला भी अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं इसीलिए किया गया जल्दी से, ताकि यहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद ये नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की कई चीजें हैं। इनफैक्ट कई सारे जो सरकार अपनी तरफ से ग्रांट्स है, पेमेंट्स हैं, डिस्क्रिशनरी फंड्स हैं, उसका इस्तेमाल सरकार नहीं कर सकती। फिर इसके अलावा यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि अगर आप देखिए जो पूरी मशीनरी है, जो पूरे सरकारी कर्मचारी है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम से लेकर एसपी से लेकर सभी कुछ, ये सरकार इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो सब कुछ इलेक्शन कमीशन के अंदर में आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन उनका इस्तेमाल कर सकती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज का ऑर्डर नहीं मानेंगे, ठीक है। ये बोला गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। इनफैक्ट आप देख सकते हो गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं, ऑफिशियल एयरक्राफ्ट हैं, व्हीकल्स हैं, ये सारी चीजें रूलिंग पार्टी चुनाव के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकती। पब्लिक प्लेसेस जैसे कि मैदान हो गया जहां पर रैली वगैरह निकलती है, तो वो सारी चीजें सिर्फ ऐसा नहीं है कि रूलिंग जो पार्टी है, जैसे सेंटर में अभी बीजेपी पावर में है तो सिर्फ बीजेपी इसका इस्तेमाल करेगी। यहां पर सभी कैंडिडेट्स को, पार्टीज को, वो सभी के लिए सेम टर्म्स एंड कंडीशन हो गए। अगर किसी को बुक करना है रामलीला मैदान, वहां पर रैली निकालनी है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी पावर में है तो उसको फेवर कर दिया जाएगा, नहीं वो उस डेट को वही निकालेंगे, कांग्रेस नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन सबके लिए सेम होता है। फिर इसके अलावा अकोमोडेशन एंड कैंपेनिंग वगैरह हो गया, जैसे कि रेस्ट हाउस हो गए, डाक बंगलोज हो गए, कई सारे गवर्नमेंट का अकोमोडेशन होते हैं, तो वो रूलिंग पार्टी खुद को मोनोपोलाइज नहीं कर सकती, उसका इस्तेमाल कैंपेनिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट यहां पर बोला गया है ये भी कि जो कवरेज होता है ना मीडिया में, सरकारी जो मीडिया है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, उन सब में भी सरकार सरकारी पैसा इस्तेमाल करके एक पार्टी का प्रचार नहीं कर सकती। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कोई इसको वॉयलेट करता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इसको लेकर डिबेट होता आ रहा है कि अगर कोई भी इसको वॉयलेट करता है तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर है। देखो, मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि इसको लेकर कोई लॉ नहीं बनाया गया, कानून नहीं बनाया गया। यहां पर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इट डज नॉट हैव लीगल एनफोर्सेबिलिटी ऑफ इट्स ओन। यहां पर बोला यह जाता है कि कुछ ना कुछ जो क्लॉजेज हैं अलग अलग, जैसे आईपीसी 1860 हो गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उन सब के तहत कई बार इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो एफआईआर वगैरह दर्ज करा सकती है। फिर इसके अलावा आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर होता है कि जो आपका इलेक्शन सिंबल है, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर ऑफ 1968, अगर उसको लगता है कि कोई पार्टी गलत काम कर रही है, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि उसके पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन विड्रॉ कर लिया जाए, सस्पेंड कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों देखिए, अभी तक ज्यादातर यही देखने को मिला है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कई बार वॉयलेट हुए हैं, लेकिन जो एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होता है, स्ट्रिक्ट जो एक्शन लेना चाहिए, वो शायद अभी तक देखने को नहीं मिला है। देखते हैं इस बार क्या होता है। यहाँ पर आपका क्या सोचना है इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं हु कैन मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स रिलेटिंग टू डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो देश भर में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह हो गई, तो उसके जो डीलिमिटेशन होते हैं उसको चेंज करने का, डिलिमिटेशन करने का हक किसके पास है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।